हेलो बच्चों। मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है और आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिसकी मदद से आप क्लास 8 का जो मैथ्स का फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है थोड़ी इजीली कर पाओ। मैं 2002 से मैथ्स पढ़ा रही हूँ, मेनली टू हाई स्कूल चिल्ड्रन, बट आई रियली एंजॉय इंटरेक्टिंग विद किड्स। मुझे क्लास में जाके पढ़ा के और अब इस केस में वीडियोस बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ, उनको मैथ्स के लिए इंटरेस्ट उनमें जनरेट कर पाऊँ और उनके लिए इजी बना पाऊँ। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो टॉप चैप्टर्स जो हमें फोकस करने हैं, जिनमें ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, वो हैं अलजेब्रा के चैप्टर्स जैसे कि फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रिलैटरल्स। तो इन चैप्टर्स को हम पहले करेंगे क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही हमारा ग्रिप उस पर अच्छा होता जाएगा। ऑलराइट। अलजेब्रा में तो इतने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आइडेंटिटीज में, फैक्टराइजेशन में इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं और ये चैप्टर्स आगे जाके हायर क्लासेस में भी हमें यूज करने पड़ते हैं। तो हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे ही क्वाड्रिलैटरल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी, उनका भी यूज आगे 9th 10th वाले चैप्टर्स में भी होता है। सो वी शुड बी वेरी गुड इन ऑल दीज चैप्टर्स। तो मैं कुछ आपको अब टिप्स दूंगी चैप्टर वाइज। जो कॉमन एरर्स बच्चे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप, पहला पॉइंट जो है, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो अंडरस्टैंड करने पे फोकस करो, ना कि याद करने पे। ओके। अब रैशनल नंबर्स में बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि मान लो 1/2 डिवाइडेड बाय 3 है, राइट। तो उसको हम क्या लिखेंगे? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 3 न्यूमरेटर में जाएगा या डिनोमिनेटर में जाएगा, कहाँ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3। ओके। 3 is 3/1, so it will be half into 1/3। तो 1/6 हो गया। ये एक कॉमन एरर है जो बच्चे करते हैं। अब मान लो कि 3/4 अपॉन -2/5 हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3/4 इंटू, अब 2/5 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, -5/2। तो ये हो गया -15/8। और एक जो कॉमन एरर मैंने देखा है जो बच्चे करते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर लिखा हो 2+3/3, तो 3 और 3 काट देते हैं बच्चे। पता नहीं क्यों। नो, इट इज, वी कैन नॉट कट दीज टर्म्स। तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है। इसका आंसर होगा, न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं वो हम ऐड करेंगे। 2+3 दैट इज 5, 5/3। ओके। 2+3/3 जो है, इट इज द सेम एज 2/3 प्लस 3/3। ऑलराइट। जैसे कि हम एलसीएम लेते हैं तो ये बैकवर्ड्स हमने किया। हमेशा अब ये याद रखो, ये गलती दोबारा मत करना। ऑलराइट। अब हम देखते हैं अलजेब्रा में जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। तो सबसे कॉमन मिस्टेक है कि नेगेटिव साइन जब आता है तो बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। नेगेटिव साइन की बहुत ईगो है, राइट। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मान लो कि लिखा हो माइनस ऑफ -x, राइट। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, राइट। तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम +x। ऑलराइट। माइनस इंटू माइनस इज +x। तो ये नेगेटिव साइन जब भी होता है, पॉइंट नंबर 1, हमें ब्रैकेट लगाना चाहिए। ऑलराइट। और पॉइंट नंबर 2, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी के साइन चेंज होंगे। अब मान लो कि अगर एक और एग्जांपल लेते हैं कि माइनस ऑफ 2 - 3x हो, राइट। तो हम 2 का तो साइन चेंज कर देंगे, -2 -3x लिख देते हैं। ये गलत है। ओके, दिस इज रॉन्ग। जो -3x है उसका भी साइन चेंज होगा। तो ये हो जाएगा -2 + 3x। ऑलराइट।
तो नेगेटिव साइन, थिंक ऑफ इट एज समवन विथ लॉट ऑफ ईगो, यू जस्ट कैनॉट इग्नोर इट। ओके, माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगाओ, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारी टर्म्स जो अंदर हैं ब्रैकेट के सभी का साइन चेंज होगा। ऑलराइट, अब ट्रांसपोज चेंजेस जो हैं, अब मान लो अगर हो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। तो हम सारे कॉन्स्टेंट्स एक तरफ कलेक्ट करेंगे और सारी जो वेरिएबल टर्म्स है एक तरफ कलेक्ट करेंगे। सो जो टर्म हम मूव कर रहे हैं उस टर्म का साइन चेंज होगा। ऑलराइट, अब इस केस में 3x को हमने मूव करा फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, और 2 को मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो 3x का साइन हो जाएगा -3x, +3x था राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में आके हो गया -3x। और ऐसे ही 2 जो है +2 है ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -2। ऑलराइट, सो जो टर्म ट्रांसपोज हो रही है सिर्फ उसी का साइन चेंज होगा। यहाँ पे हम 5 को -5 नहीं बना देंगे, कीपिंग इट ऑन द सेम साइड, ये गलती मत करना। ठीक है, तो आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है। डोंट स्किप स्टेप्स, राइट। मेंटल कैलकुलेशंस भी हमें करनी चाहिए, आई एग्री, बट एक एक स्टेप हम लिख के करें ताकि गलती होने का स्कोप मिनिमाइज हो जाए। ऑलराइट, नाउ x minus 3x will be -2x and 5 minus 2 is 3। तो ये स्टेप लिखना मत भूलो। ओके, तो यहां से x हो गया -3/2। सो डोंट स्किप स्टेप्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कई बच्चे बीच बीच में हरिड में भी एंड में पेपर खत्म नहीं हो रहा होता, इसलिए बच्चे जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हैं, स्टेप स्किप करते हैं। इट हार्डली टेक्स 3-4 seconds एक्स्ट्रा, ओके, टू राइट द स्टेप्स प्रॉपरली, बट चांसेस ऑफ एरर बहुत रिड्यूस हो जाते हैं सारे स्टेप्स लिखने में। सो डू नॉट स्किप स्टेप्स। ऑलराइट, अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे, लीनियर इक्वेशंस की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। अगेन एक और पॉइंट, उससे पहले मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगी, जैसे कि है माइनस, अगेन अगर है x + 4/2, अगेन जो मैंने कॉमन एरर देखा है वो बच्चे क्या करते हैं, इस 4 को 2 से कट कर देते हैं और लिख देते हैं x + 2। सो दिस इज रॉन्ग, ओके, दिस इज रॉन्ग। x + 4/2 में हम 4 और 2 को नहीं ऐसे डिवाइड कर सकते। दिस विल बी x/2 + 4/2, तो ये हो जाएगा x/2 + 2। ओके, ये यहाँ पे 2 आएगा। सो x + 4/2 इज नॉट इक्वल टू x + 2। ये सब मैं आपको कॉमन एरर्स बता रही हूँ। ओके, यू ऑल्सो बी केयरफुल ऑफ ऑल दीज एरर्स। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे, जो लीनियर इक्वेशंस में वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। वेल, वर्ड प्रॉब्लम्स में जो इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हैं एज क्वेश्चंस। एज क्वेश्चंस हमने 88 ग्रुप ऐप पे, अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो एज क्वेश्चंस, देन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्वेश्चंस, इंटरचेंजिंग डिजिट्स क्वेश्चंस जो हैं, फिर हम करते हैं रुपीस वाले क्वेश्चंस, डिनोमिनेशंस क्वेश्चंस, फिर टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं और काफ़ी प्रैक्टिस की है हमने। ऑलराइट, सो हर टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आपको करनी आनी चाहिए। सो प्रैक्टिस अ लॉट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। एग्जाम में कोई ना कोई एक टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम तो आती ही है। ऑलराइट, another important point is कि don't forget to mention the units। अब अगर हम एज निकाल रहे हैं तो एज में लास्ट में आंसर में लिखना, ईयर्स लिखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हाफ मार्क कट जाता है अगर हम डिनोमिनेशन नहीं लिखते। अगर एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम निकाली है, ये सब मेंसुरेशन में भी होल्ड करता है। ऑलराइट, वॉल्यूम निकाली है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अगर रुपीस हम निकाल रहे हैं तो रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो परसेंटेज साइन लगाना। तो अगर हम फाइनल आंसर में यूनिट्स नहीं लिखते तो मार्क्स कटते हैं। ऑलराइट,
और अलजेब्रा में एक मैंने कॉमन मिस्टेक जो देखी है, जो बच्चे करते हैं, कि जब हम आइडेंटिटीज कोई भी टर्म एक्सपैंड करते हैं, a plus b whole square is not equal to a square plus b square. ओके, दो टर्म्स नहीं आएंगी जब हम खोलेंगे, ये आएगा एक ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स. तो a plus b whole square या a minus b whole square is a square प्लस और माइनस 2ab, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो अगर मैं आपको x प्लस 2 होल स्क्वायर खोलने को बोलूं तो इट इज नॉट इक्वल टू जस्ट x स्क्वायर प्लस 4, ये गलत होगा. व्हाट इज दिस इक्वल टू? इट इज x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, 3 टर्म्स आएंगी. ओके, फैक्टराइजेशन करनी हो तो मान लो कि एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को हमें फैक्टराइज करना है, राइट? तो हम एक तो फर्स्ट पॉइंट इज कि हमें स्टेप वाइज जाना चाहिए. पहले देखो कि कुछ कॉमन तो नहीं है तीनों टर्म्स में, राइट? नहीं है, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है. स्टेप 2 इज कि कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी स्पॉट करने की कोशिश करते हैं. अब जब हम वो कर रहे हैं, हमें ढूंढने चाहिए कुछ परफेक्ट, 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दिख रहे हैं हमें. एक्स स्क्वायर जो है एक्स का स्क्वायर है, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर क्या है यहाँ पे? 9. 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, राइट? तो अब बस हमें मिल गया ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर. तो बीच की टर्म, क्योंकि ये प्लस साइन है, तो हम लिखेंगे प्लस 2ab, राइट? क्या हो जाएगा? 2x इंटू 3, 2ab, राइट? 6x ही होता है. तो अब ये कंबाइन करके तीनों टर्म्स क्या बन जाएंगी? a प्लस बी होल स्क्वायर, ऑलराइट, विच इज x प्लस 3 होल स्क्वायर, राइट? तो परफेक्ट स्क्वायर्स स्पॉट करना बहुत जरूरी है इस केस में, ऑलराइट? फैक्टराइजेशन जब भी हम कर रहे हैं, ट्राइनोमियल्स हो, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखता तब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे. ओके, तब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे. सो स्पॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ताकि हम कौन सी आइडेंटिटी लगानी है सोच पाए. स्पॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ऑलराइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं. क्वाड्रिलैटरल्स अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वेटेज काफी होती है. तो पॉइंट नंबर 1 इज कि कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए, चाहे क्वेश्चन पेपर में भी फिगर ड्रॉन हो, फिर भी आप ड्रॉ करो फिगर. ड्रॉ फिगर फ्री हैंड. इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि हम स्केल और पेंसिल लेके ड्रॉ करें. हम एक पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंड, बट वेल लेबल्ड, और जो जो इंफॉर्मेशन गिवन हो क्वेश्चन में वो हम उस फिगर में मार्क करते जाएं. ऑलराइट, सो ड्रॉ फिगर वेदर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो. ओके, फिर सारे जो थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स हैं क्वाड्रिलैटरल्स के, जैसे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, इन जनरल हम पॉलीगन की बात करें, शुरू में वो वाले रिजल्ट्स हैं चैप्टर के, इस 360 डिग्रीज. अब क्वाड्रिलैटरल्स के रिजल्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. तो ये जो जितने भी रिजल्ट्स हैं आप लिख के याद करो, ऑलराइट? आप लिख के सारी थ्योरम्स लिख लो और अपने स्टडी टेबल पे कहीं पे लगा लो. सेम होल्ड्स फॉर ऑल दी अलजेब्रिक फॉर्मूले, जो आइडेंटिटीज हैं, तीनों 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं. और जो भी अब मेंसुरेशन में भी ऐसे हमारे पास फॉर्मूले हैं ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर, ये सब आप लिख लो और अपने स्टडी टेबल के आसपास कहीं लगा लो, ताकि आप रोज उन्हें देखो और आपके माइंड में वो ज़्यादा बैठ जाए, ज़्यादा रजिस्टर हो जाए. ऑलराइट, फिर हम कोई भी स्टेटमेंट, अगर कोई प्रूविंग का क्वेश्चन है या कोई भी फाइंड करना है एंगल या साइड की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी हम स्टेटमेंट लिखे हम रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में. ऑलराइट, जैसे कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, या ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल.
तो जो भी स्टेटमेंट लिखें इट शुड बी सपोर्टेड विद अ रीजन इन द ब्रैकेट। तो इस रीजन के भी मार्क्स होते हैं। अगर आप रीजनिंग नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। एंड बेस्ट जो प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें, एनसीईआरटी से क्वाड्रिलैटरल्स हम प्रैक्टिस करें। 88 गुरु ऐप पे भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं। आप और वर्कशीट्स जनरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ड्रॉ फिगर, राइट प्रॉपर रीजंस फॉर ऑल द स्टेटमेंट्स दैट यू आर राइटिंग। सारे रिजल्ट्स अच्छी तरह याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, और रिजल्ट्स याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ओके, एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो, एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज करो एंड फिर और प्रैक्टिस करो। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब करते हैं स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स की बात। वेल, पहली बात, पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट जो है, मेमोराइज स्क्वायर्स एंड क्यूब्स टिल नंबर्स ऑफ नंबर्स एटलीस्ट टिल 25। अगर हम वो कर लेंगे तो हमारा काम काफ़ी ईजी हो जाता है। ऑलराइट, सो डू दैट। से नो टू अ कैलकुलेटर। इवन जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो घर में, तब भी कैलकुलेटर मत यूज करो। कैलकुलेटर की आदत मत डालो घर में, क्योंकि एग्जाम में तो खुद ही करना है। ठीक है, तो वो नर्वसनेस जो एग्जाम में होगी, बड़े नंबर्स कैलकुलेशन करनी पड़े, तो वो घबराहट नहीं होगी। और स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ता है, राइट? तो टेबल्स और डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छी तरह आने चाहिए। हम क्लास 8 में हैं, बट स्टिल वी कैन गो बैक एंड रिवाइज आवर टेबल्स एंड डिविजिबिलिटी रूल्स। जैसे कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? कोई भी नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट में अगर 24 है या 48 है, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट से जो बन रहा है, तो वो 4 से डिविजिबल होगा। अब एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी है, जो बच्चे करते हैं, मान लो डेसिमल्स की बात हो रही है। अगर सपोजिंग ऐसा कोई क्वेश्चन करना हो, स्क्वायर रूट निकालना है 0.9 इंटू 1.6 का, तो बच्चे क्या कर देते हैं, ये लिख दिया 0.3 और ये लिख दिया 0.4, और 0.3 इंटू 0.4 आ गया 0.12। क्या ये सही आंसर है? नो नो, दिस इज रॉन्ग। तो एक्चुअली में क्या करना है हमें? 0.9 को लिखो 9/10, 1.6 को लिखो 16/10। अब रूट 9 होगा 3, रूट 16 होगा 4, और नीचे 2 10 है स्क्वायर रूट साइन के अंदर, तो एक 10 बाहर आ जाएगा। तो ये होगा 12/10, विच इज इक्वल टू 1.2। ओके, so 0.12 is the wrong answer, 1.2 is the right answer। तो डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके हमें कैलकुलेशंस करनी चाहिए। अगेन, उससे एरर रिड्यूस हो जाता है। ऑलराइट, सो स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स में मेमोराइज टेबल्स, रिवाइज डिविजिबिलिटी रूल्स, डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स जब घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगेन, अपने स्टडी टेबल के आसपास ही आप नंबर लिखो यहाँ पे, राइट? एक चार्ट बना लो, नंबर, देन स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर, 1 2 3 टिल एटलीस्ट चलो 25 ही कर लो। तो आगे चल के भी मेंसुरेशन में भी ये आपको हेल्प करता है। ऑलराइट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। डेसिमल्स से डील करने के लिए डेसिमल्स को पहले फ्रैक्शंस में चेंज करो, फिर करो। ऑल राइट, अब आते हैं मेंसुरेशन एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें हमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। डू इनफ प्रैक्टिस, राइट? फॉर्मूले अच्छी तरह आने चाहिए, मेमोराइज ऑल द फॉर्मूले वेल। लाइक क्लास 8 में हम करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं अभी, इट इज 2πRh, राइट? तो फॉर्मूले के बिहाइंड जो रीजन है वो समझने की कोशिश करो, राइट? तो उससे आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा। अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हो, तब भी आप फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हो। तो रेक्टेंगल को रोल करके एक सिलेंडर बन जाता है, तो रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो बन गई हाइट सिलेंडर की।
और जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो बन गया सर्कमफ्रेंस, ऊपर और नीचे सर्कल का. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, राइट. सो CSA हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इज 2 पाई आर एंड ब्रेड्थ इज हाइट. ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको कि फॉर्मूले के बिहाइंड जो रीजन है वो समझो. अब वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड क्या होता है? वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. अब सिलेंडर की ही बात करें, सिलेंडर का जो बेस है सर्कुलर होता है, एरिया ऑफ द बेस इज पाई आर स्क्वायर एंड इनटू हाइट कर देंगे. सो पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ऑलराइट, तो ऐसे हम फॉर्मूले मेमोराइज कर सकते हैं. ऑलराइट, अब फॉर्मूले हमें आते हैं बट उसमें करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पैरामीटर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट. तो अगर क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, या साइड ऑफ द क्यूबॉइड लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है, तो कौन सी क्या है वो आइडेंटिफाई करना. और अब अगर हम r की जगह h डाल दें, मान लो पाई आर स्क्वायर h में हम r की जगह h की वैल्यू डाल दें, गलती से हाइट की डाल दें, तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा. तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पैरामीटर्स करेक्टली इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, और ये सब आता है प्रैक्टिस से. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, राइट. थॉमस एडिसन ने कहा है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. मेरा अपना पर्सनल लाइफ में भी यही मेरा मोटो है. सो आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस माय school days. I'm still working hard, okay, and it has got me so much success, so much satisfaction, such a feeling of self achievement. तो प्रैक्टिस से मत घबराओ. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ड्रॉ फिगर्स. इवन मेंसुरेशन में भी ड्रॉइंग फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सिलेंडर का क्वेश्चन है तो फटाफट इट जस्ट टेक्स हार्डली 2-3 seconds टू ड्रॉ अ सिलेंडर. अगर स्फीयर का क्वेश्चन है तो स्फीयर बना लेंगे हम. क्यूबॉइड का क्वेश्चन है तो क्यूबॉइड बना लेंगे क्विकली और उस पर डायमेंशंस मार्क करेंगे. तो फिगर बना के एक क्लैरिटी आ जाती है कि करना क्या है. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. फिगर बना के अब उसमें हम मार्क कर सकते हैं कि क्या गिवन है. रेडियस इज 3, हाइट इज 7 एंड ऑल दैट. ओके, देन कन्वर्ट ऑल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस. अगर डेसिमल नंबर्स हैं, ऑल डेसिमल नंबर्स, मान लो कि अगर हमें गिवन है 2.1, रेडियस इज 2.1 सेंटीमीटर्स, तो हम इसे लिख सकते हैं 21/10. ताकि जब अगर हम पाई से डील कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर निकालें, तो पाई इज 22/7, आर इज 21/10, 21/10, तो ये हम कैंसल आउट कर सकें. ऑलराइट, सो चेंज डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस for easier calculations. Final check of calculations बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी आपने मेंसुरेशन का क्वेश्चन करा है या कंपेयरिंग क्वांटिटीज में भी सिंपल इंटरेस्ट के या कंपाउंड इंटरेस्ट वाले स्पेशली क्वेश्चंस, काफ़ी लेंदी कैलकुलेशंस उसमें होती हैं. तो जब आप पेपर सबमिट करने से पहले एक तो पूरा पेपर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, और जिन जिन में कैलकुलेशंस हैं जिन क्वेश्चंस में, उनको डबल चेक करो आप. ठीक है, तो और लास्ट और मेंसुरेशन में स्पेशली एक और जो टिप है कि सारी कैलकुलेशंस हम लास्ट स्टेप में आके करेंगे. ओके, लास्ट स्टेप में. एंड वी मस्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट बिफोर डिवाइडिंग. सॉरी, वी मस्ट डिवाइड फर्स्ट बिफोर मल्टीप्लाइंग. डिवाइड फर्स्ट बिफोर मल्टीप्लाइंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें करना हो 3/7 इंटू 21 इंटू 35 करना हो, राइट, तो पहले हम 3/7 की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम पहले कैंसल आउट कर देंगे ये कॉमन फैक्टर. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो डू कैलकुलेशंस एट द लास्ट स्टेप. डू कैलकुलेशंस एट द लास्ट स्टेप. ओके, यूनिटरी मेथड का कोई क्वेश्चन हो या इवन परसेंटेज का हो, तो हम कोशिश करके लास्ट स्टेप में आके कैलकुलेशंस करेंगे, मेंसुरेशन में तो खासकर. अब यहाँ पे डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं.
टू क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब होती हैं? जब रेशो कांस्टेंट हो, उन दोनों का रेशो कांस्टेंट हो. सो वर्ड याद रखो, रेशो. रेशो इज कांस्टेंट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट? अगर कोई चीज बढ़ रही है, एक्स बढ़ रहा है, तो उस पर डिपेंडेंट जो वाई है वो भी उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है. और अगर कोई दो क्वांटिटीज इनवर्सली रिलेटेड है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कांस्टेंट. के इज अ कांस्टेंट, सो प्रोडक्ट इज कांस्टेंट इन इनवर्स प्रोपोर्शन. इन इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं टाइम एंड वर्क के. अगर 10 लोग मिलके, 10 मैन मिलके कोई काम कंप्लीट कर रहे हैं 5 डेज में, राइट? तो अब एक 10 मैन की जगह 1 मैन रह गया, तो वो 5 दिन से ज्यादा में काम कंप्लीट करेगा या कम में करेगा? हम 5/10 करेंगे या 5x10 करेंगे? 5x10 करेंगे, राइट? 50 डेज में वो कंप्लीट करेगा काम. सो ये चीज क्लियर होनी चाहिए. ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं डेटा हैंडलिंग में. अब डेटा हैंडलिंग के ये सब सेगमेंट्स हैं, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, प्रोबेबिलिटी. हिस्टोग्राम में जो चीज याद रखनी है वो है कि रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं होता. ओके, देयर इज नो गैप बिटवीन द रेक्टेंगल्स. अगर कहीं पे किंक की जरूरत है तो हम किंक लगा देते हैं. किंक मतलब हमने एक्सेस श्रिंक कर दिया. अगर हमारी ये वैल्यू ही मान लो, फर्स्ट वैल्यू जो है 1000 से शुरू हो रही है, 1000 to 2000 मान लो, तो जो 0 से 1000 का जो गैप है वो हम एक किंक लगा के श्रिंक कर देते हैं. एक्सेस लेबल करना बहुत जरूरी है, राइट? ऐसे एरो हेड्स लगा के एक्स एंड वाई एक्सेस एंड 0 ओरिजिन दिखाना बहुत जरूरी है. स्केल मेंशन करना बहुत जरूरी है, राइट? एक्स एक्सिस पे क्या स्केल है, वाई एक्सिस पे क्या स्केल है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स. ओके, तो दोनों एक्सिस के लिए अलग स्केल होगा. एक्स एक्सिस पे आप सेम, दोनों पे सेम स्केल भी ले सकते हो या डिफरेंट स्केल भी ले सकते हो. सो मेंशन स्केल. और हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस. अब अगर क्वेश्चन हो कि हमारी क्लासेस हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन. अब अगर कोई ऑब्जर्वेशन है 20, तो उसे हम किस क्लास में काउंट करेंगे? उसे हम काउंट करेंगे 20 to 30 वाली क्लास में. ओके, लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द क्लास एंड अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड इन दैट क्लास. ऑलराइट, अब आते हैं पाई चार्ट्स पे. पाई चार्ट में ये डी रख के एंगल बनाना, एक तो सेंट्रल एंगल निकालना आप प्रैक्टिस करो घर पे अच्छे से. और जब आप ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस घर पे करो. कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि डी हम 0 यहाँ पे रखें, कैसे हम मार्क करें एंगल को. सो प्रैक्टिस इट वेरी वेल एट होम. ऑलराइट, प्रोट्रैक्टर यूज करके कैसे एंगल मार्क करते हैं. एक पार्ट होता है एंगल निकालना, दूसरा पार्ट होता है एंगल ड्रॉ करना फिगर में. दोनों चीजें हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. ऑलराइट, अब प्रोबेबिलिटी पे आते हैं. प्रोबेबिलिटी आप क्लास 9 में भी पढ़ेंगे, 10 में भी पढ़ेंगे. तो प्रोबेबिलिटी में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सैंपल स्पेस पहले तो हम लिख लेते हैं. ओके, जैसे कि एक डाइस रोल करी तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो हम पहले फेवरेबल आउटकम्स लिख लेंगे. फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवन नंबर क्या हो जाएंगे? 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, राइट? फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. हमने ई डिफाइन करा, इवेंट ई डिफाइन करा, गेटिंग एन इवन नंबर. सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया? Number of favorable outcomes is 3, total number of outcomes in the sample space is 6. तो अब lowest form में express करना आंसर बहुत जरूरी है. This is equal to half. Alright, एक और important चीज जो probability में होती है, इस टाइप के questions आते हैं.
एट मोस्ट एंड एट लीस्ट वाले. सो वी शुड बी वेरी क्लियर. एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एट लीस्ट मतलब कम से कम इतना होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे ये हम क्वेश्चन 3 करें. इन अ थ्रो ऑफ 2 coins, find the probability of getting at least one head and at most one head. So पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं हम. वी आर थ्रोइंग 2 coins. तो क्या क्या आ सकता है? हेड हेड दोनों पे, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, एंड दोनों पे टेल्स. तो 4 हैं सैंपल स्पेस पे. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड. एट लीस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम एक हेड. सो वन हेड हो सकता है या फिर 2 हेड्स हो सकते हैं. ये 2 केसेस बनेंगे. तो 1 हेड के ये 2 केसेस हैं और 2 हेड्स का एक और केस है. सो ये हो गया 3 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अ टोटल ऑफ 4. अब अगर दूसरा पार्ट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल. एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल. तो मतलब 1 टेल या उससे कम. 0 टेल्स भी हो सकता है, राइट? 0 टेल्स या 1 टेल. अब 0 टेल का है एक ये केस एच एच, एंड 1 टेल के ये 2 केसेस हैं एच टी एंड टी एच. सो अगेन 3/4 हो. ऑल राइट. अब एक और चीज जो मैंने देखी है प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में, जो बच्चे गलती करते हैं कि जो नंबर 1 है उसमें कंफ्यूजन वो हो जाते हैं कि 1 को प्राइम में लेना है या कंपोजिट में लेना है. 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. बट इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? yes, it is neither prime nor composite, but it is a perfect square number. okay, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भी एक डाइस रोल करी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 3 5 6 नहीं है, और 1 भूल जाते हैं बच्चे, राइट? सो 1 एंड 4 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं. सो उस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, दैट इज 1/3. ऑलराइट. तो ये सब चीजें प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग मेरे दिमाग में आई हैं, जो कॉमन एरर्स बच्चे करते हैं. तो अब कंस्ट्रक्शन पे आते हैं. कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही हैंड्स ऑन एक्टिविटी वाला चैप्टर है. मजा भी आता है कंस्ट्रक्ट करने में. तो शार्प पेंसिल यूज करो, आपका कंपास टाइट होना चाहिए, पेंसिल टाइटली स्क्रूड होनी चाहिए. तो पॉइंट नंबर 1 इज रफ स्केच बनाना बहुत जरूरी है. ओके, क्लास 8 में कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स है. सो जो भी डेटा गिवन हो, पहले एक रफ स्केच हम बना लेते हैं ताकि जो फाइनल हमारा फिगर बने वो सही आए. अब उसके अलावा हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से रीड करेंगे, राइट? कई बार कुछ मेंशन होता है कि ड्रॉ करने के बाद कुछ मेजर भी करना होता है, राइट? वो बच्चे भूल जाते हैं, तो एक या आधा नंबर कट जाता है उस चीज से. सो चेक इफ समथिंग टू बी मेजर्ड पोस्ट कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड. ओके, उसको मेजर करो और आंसर में लिखो. और वेल लेबल्ड फिगर्स तो होनी ही चाहिए जिसमें डायमेंशंस मार्क्ड हो. ऑलराइट. ओके, अब ये कुछ जनरल टिप्स हैं. तो मैथ्स में हमें फंडामेंटल्स अंडरस्टैंड करने चाहिए. मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी जो थ्योरम है उसका प्रूफ समझो, उसका कोई भी फॉर्मूला है उसका रीजन समझो. सिर्फ हमें मेमोराइज करने पे फोकस नहीं रखना चाहिए. वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो अगर आप क्वेश्चन करते हुए स्टकअप भी हुए, सो यू कैन वर्क अराउंड इट कि ये फॉर्मूला इस रीजन से यूज होता है. एंड डू रिटन प्रैक्टिस. रिटन, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. लिख लिख के प्रैक्टिस करो. even if it is a solved example of NCERT or of any other book that you are doing, या फिर हमारी ऐप पे भी हम विद सॉल्यूशंस आपको आंसर देते हैं. तो सिर्फ देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, एक एक स्टेप आप खुद लिख के करो. ऑलराइट. रिटन प्रैक्टिस विल टेक यू टू एनी लेवल. ऑलराइट. फिर अवॉइड कैलकुलेटर्स, जैसे कि मैंने बोला.
झट से अपना हमें कैलकुलेटर या फोन पे टिक टिक करके हमें आंसर नहीं निकालना. ओके, प्रैक्टिस विद योर ओन हैंड्स, डू ऑल द कैलकुलेशंस ऑन योर ओन. अवॉइड कॉमन एरर्स. कुछ कॉमन एरर्स मैंने डिस्कस करे हैं थ्रू आउट द वीडियो ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स. वो सब आप देखो. Keep them in mind when you're doing the questions, especially in your exams. Okay. अब कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो पेपर पैटर्न आपको पहले से पता होना चाहिए. ओके, आस्क योर टीचर्स. सो यू शुड नो द एनिमी कि जिससे आप लड़ने जा रहे हो. ठीक है, पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि 1 मार्कर्स इतने आ रहे हैं, 2 मार्कर्स इतने आ रहे हैं, 3 मार्कर्स इतने आ रहे हैं, केस स्टडीज इतनी आ रही हैं. राइट. किसी भी एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो. अगर नहीं निकल रहा सो जस्ट मूव ऑन. पूरा पेपर खत्म करो और वापस फिर उस क्वेश्चन पे आके करो. अदरवाइज देयर विल बी पैनिक इन द एंड. सो एग्जाम अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है. जिन क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल हो, आप रीडिंग टाइम होता है एग्जाम से पहले जनरली मिलता है. 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है. उसको आप वाइजली यूटिलाइज करो. अच्छे से पेपर थरली रीड करो. अगर इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं तो वो आप मेंटली आप सोच लो कि इन 2 क्वेश्चंस में से मैं ये वाला करूंगा या करूंगी. अगर और आपको कुछ प्लान आउट करना है पेपर में कि भी ये वाले जो 1 मार्कर्स हैं ये सारे मुझे आते हैं, ये एक नहीं आता, ये इस पे मैं बाद में टाइम लगाऊंगा, या इन 2 मार्कर्स में ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, ये बाद में आके अटेम्प्ट करेंगे. तो उस टाइप से आप पेपर प्लान आउट कर लो. ओके, जब आप घर पे पढ़ रहे हो सो मेक अ स्टडी शेड्यूल. ओके, नाउ वी आर वेरी नियर द एग्जाम्स, सो आई कैन अंडरस्टैंड खुद से बनाना कई बार ये मुश्किल हो जाता है. सो यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. ओके, अपने पेरेंट्स को बोलो कि एक आपके साथ बैठे डिस्कस करें कि कितने चैप्टर्स आपने कर लिए हैं, कितने नहीं करे हैं. जो डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स हैं उनको पहले टेकअप करो ताकि उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको इनफ टाइम मिले. ऑलराइट. सो एक शेड्यूल बनाओ एंड स्टिक टू इट, फॉलो इट. जैसे कि मैथ्स तो रोज आप 40-50 मिनट्स ऑफ मैथ्स डेली करना ही है. डेली करना है. एंड व्हाट डिड आई टेल यू? रिटन प्रैक्टिस. ओके, रिटन प्रैक्टिस. एंड आई विल सजेस्ट कि वीक में 1 या 2 पेपर्स आप पूरे अटेम्प्ट करो. 3 घंटे बैठ के पूरा 80 मार्क्स का पेपर आप खुद अटेम्प्ट करो विदाउट गेटिंग अप, जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन एन एग्जाम हॉल. ओके, दिस हैबिट विल स्टे विद यू. ओके, जितना भी आप पढ़ोगे ये अभी से ही आप हैबिट बनाओ, इसी एज से, इसी क्लास से. ऑलराइट. मेमोराइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. जैसे कि पहले भी मैंने आपको बोला कि एक शीट ऑफ पेपर पे लिख के आप अपने स्टडी टेबल पे लगा लो. तो एक प्रॉपर टेबल पे रख के और चेयर पे बैठ के आपको स्टडी करनी चाहिए, नॉट सिटिंग इन योर बेड. जब आप पढ़ रहे हो तब आपका फोन उस कमरे में ना हो. ऑलराइट. देयर इज नो हार्म इन यूजिंग द फोन बट नॉट व्हेन यू आर स्टडिंग. ऑलराइट. तो आप खुद ही अपना फोन पेरेंट्स को दे दो या बाहर रख दो कमरे के, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. ऑलराइट. यू नो यू आर योर बेस्ट जज. और अगर कहीं हेल्प चाहिए सो डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग हेल्प या इवन गिविंग हेल्प. अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे कोई डाउट पूछता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, आप उसकी हेल्प करो. इससे आपको भी क्लैरिटी आएगी, आपको भी पता चलेगा कि हाँ मुझे वो कॉन्सेप्ट आता है अच्छे से, तभी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ उसकी. और कहीं पे आपको डाउट है तो आप अपने टीचर्स से हेल्प लो, हमारी ऐप पे जाओ हेल्प लो, अपने फ्रेंड्स से हेल्प लो. ऑलराइट. ओके. अब लॉन्ग कैलकुलेशंस, ये मैंने आपको मेंसुरेशन में भी बोला था. सिंप्लीफाई लॉन्ग कैलकुलेशंस. वी मस्ट डिवाइड बिफोर मल्टीप्लाइंग, डिवाइड बिफोर मल्टीप्लाइंग. लास्ट स्टेप पे आके सारी कैलकुलेशंस करो. डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में चेंज करो. ऑलराइट. प्रायोरिटाइज क्वेश्चंस. जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि डाउट है तो डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट, कम बैक टू दैट क्वेश्चन आफ्टर फिनिशिंग योर पेपर. ठीक है. यूज रीडिंग टाइम वेल. दिस ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू. डू नॉट स्किप स्टेप्स. ठीक है. मेंटल कैलकुलेशंस हमें करनी चाहिए. यस, दैट्स अ गुड हैबिट. बट
हमें अलजेब्रा में और जो कैलकुलेशंस लेंदी वाली होती हैं उसमें थोड़े स्टेप्स, थोड़े क्या सारे स्टेप्स लिखने चाहिए ताकि एरर मिनिमाइज हो। वी वांट टू मिनिमाइज आवर एरर। ओके, जो आपकी केयरलेस मिस्टेक्स से जो मार्क्स कटते हैं वो अवॉइड हो जाए। ओके, चेक योर वर्क, ये भी वही पॉइंट है। पेपर करने के बाद यू मस्ट ऑलवेज रिवाइज एंड रीचेक योर वर्क। ओके, ताकि जो केयरलेस मिस्टेक्स हुई हैं वो पकड़ी जाएं और वो आप करेक्ट कर सको। तो कोशिश करके 15 मिनट पहले ही हम अपना पेपर फिनिश कर लें। अगर हमने रीडिंग टाइम यूटिलाइज करा है वेल और स्पीड मेंटेन रखी है शुरू से तो हम कर सकते हैं, राइट। तो जो ज़्यादा वेटेज वाले जो सेक्शंस हैं उन्हें हम पहले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, visualize and draw diagrams. Visualization also helps, always helps in maths also. Yes, even जो linear equations वाली word problems हैं, time distance वाले और even mensuration में, ये सब आप डायग्राम ड्रॉ करके easily कर सकते हैं। Alright? Okay, so that's it. I hope you found this session useful. So ये सब हैबिट्स अभी से आप अपने अंदर डेवलप करो। ओके, सिट स्ट्रेट ऑन अ प्रॉपर स्टडी टेबल एंड स्टडी, दैट्स पॉइंट नंबर 1। एक शेड्यूल बनाओ, अगर खुद से नहीं समझ आ रहा थोड़ी पेरेंट्स की हेल्प लो एंड फॉलो दैट शेड्यूल एटलीस्ट टिल योर एग्जाम्स। ओके, सो एग्जाम्स में रीडिंग टाइम ठीक से यूज करो, कीप ऑल द डिस्ट्रैक्शंस अवे व्हेन यू आर स्टडिंग। It is important to play, it is important to meet your friends, it is important to watch some TV or do any hobby activity that you have. खेलना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारा माइंड भी शार्प होता है। And I will always encourage all of you to go beyond your syllabus, right? आजकल नेट पे इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो स्कूल में उनके बारे में और आप नेट पे और एक्सप्लोर करो। बी क्यूरियस। ओके, क्वेश्चंस खुद ही बनाओ और खुद ही उनके आंसर ढूंढो। सो ऑल दीज हैबिट्स विल टेक यू so far ahead. All right, so I wish you all the best. Okay, study hard, don't shy away from hard work. So I'll see you later. Bye bye.